वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, हिंदी की जो पैडागॉजी है उसमें हम 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी में आपको 30 में से 30 लाना बहुत आसान हो जाता है अगर आप पैसेज में 15 में से 15 कर लेते हैं। एंड अगर हिंदी की पैडागॉजी जो है, आपने जितने भी ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपके हुए हैं, अगर आपने वो सब कुछ सॉल्व किया है, देन यू कैन स्कोर 15 नंबर बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये बेसिकली एक टेस्ट लेने वाली हूँ 15 नंबर का, और मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस 15 कितने लोग करके जो है मुझे बता सकते हैं। और प्लीज़ ऑनेस्टी के साथ अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। सबके क्वेश्चंस को मैं रीड करती हूँ। एंड टेलीग्राम इंस्टाग्राम का भी मैंने लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी मेरी जो इंपॉर्टेंट क्लास है ना, वो आपको मिलती रहे, मिस ना हो। इसलिए आपका सब्सक्राइब करके घंटी बजाना बहुत ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हिंदी का। और ये ऑनलाइन पेपर वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे पता है कि इस बार भी आपके ऑनलाइन वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिपीट होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन, और इसके अलावा मेरी हिंदी के मैराथन और जितने भी एग्जाम स्पेशल सीरीज है ना, सब देख लेना। आपका हिंदी में 15 में से 15 पैडागॉजी में कंफर्म है। देखिए क्या लिखा है कि अध्यापक द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में संलग्न बच्चों के साथ अंतःक्रिया। संलग्न का मतलब होता है कि उसमें लगे रहना, जुड़े रहना, और अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन। आप जैसे किसी से बात करते हो, मिलते हो, सोशली कितने एक्टिव हो, उसको बोलते हैं अंतःक्रिया। तो अध्यापक के द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में, कोई भी एक्टिविटी में संलग्न बच्चों के साथ अंतःक्रिया। अब ये 4 ऑप्शन दिया है और उसके नीचे भी ऑप्शंस हैं। इस बार चेंज किया है कि आपको 1 के सामने 1 नहीं, ऐसे ऐसे गोला बना रहेगा, और यहाँ पर 4 लिख देगा, 2 लिख देगा, 1 लिख देगा, 3 लगेगा। तो अगर आपको 2 लगता है देन आप 2 पर ही क्लिक करना। अगर आपको पहला लगता है तो आप ये गलती मत कर देना कि आप इस 4 पे क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ से, ये तो मैंने वैसे भी आपको बताया ही हुआ है, मेरा वो वीडियो है ऑप्शंस वाले, वो जरूर देख लेना। तो 4 में से आपको पढ़ना है कि जब भी हम कोई एक्टिविटी में जो है आयोजित करते हैं, उसमें जो बच्चे इंटरेक्शन करते हैं, तो उससे क्या होता है। पहला लिखा है कि संदर्भानुसार भाषा और संप्रेषण विकसित करने में सहायता होती है। ऑफ कोर्स, अगर बच्चे एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो कॉन्टेक्स्ट में उनकी लैंग्वेज और उनकी संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप होती है। दूसरा है कि जब वो खेल रहे हो तब भाषा अधिगम को बोझिल बनाता है। बिल्कुल गलत है, बोझिल नहीं बनाता है। ज्ञान का प्रमाणित स्रोत प्रदान करती है कि एकदम ऑथेंटिक सोर्स नहीं। ना ही भाषा के खेलों द्वारा बच्चों को उनके घर की भाषा सीखने में सहायता करती है। मतलब भाषा के खेलों के द्वारा जो बच्चे हैं ना, उनके घर की भाषा, देखो ये कुछ हद तक तो सही है, बट अगर आप सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन देखोगे ना, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि संदर्भानुसार भाषा और संप्रेषण विकसित करने में सहायता करती है। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब दूसरा देखते हैं। यदि बच्चे अपने आसपास 2 भाषाएं सुनते हैं तो 2 भाषाएं सुनने का यह अवसर। आप एक चीज़ याद रखो, जितनी ज़्यादा भाषाएं बच्चे सुनेंगे ना, उनको उतनी ही हेल्प मिलती है। अगर कोई बच्चा जो है कहीं पर रह रहा है, उसके आस पड़ोस में कोई भी जो है घर है, वहाँ पे 2 या 3 लैंग्वेज जो है बोल रहे हैं, तो वो बच्चा सुन सुनकर अडॉप्ट कर लेता है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। एनईपी में भी आपने देखा होगा कि इसको प्रमोट करना है। इससे बच्चे वंचित नहीं रहते हैं, इवन बच्चों के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, और ये कोई बाधित भी नहीं है, कोई बैरियर, कोई बाधा नहीं होती है। तो लिखा है कि यदि बच्चे अपने आसपास 2 भाषाएं सुनते हैं तो 2 भाषाएं सुनने का यह अवसर बच्चों को वंचित रखेगा। बिल्कुल गलत है, बच्चों को लाभ पहुंचाता है। कह रहा है कोई प्रभाव ही नहीं डालेगा, एकदम गलत है। पारस्परिक रूप से बाधित करेगा, बाधित भी नहीं करता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे को लाभ पहुंचाता है, ऑप्शन नंबर 2। और यहां पर ये हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा। इसमें देखिए लिखा है कि निम्न में से बच्चों के भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। अच्छा, बच्चों का जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपने देखा है। अगर आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, तो आप जो चीज़ बोलते हो ना, बच्चे उसको कॉपी करते हैं। अगर आपने कुछ बोला ना डोर, या आप कुछ बोलोगे स्टॉप, तो बच्चे भी इस चीज़ को कॉपी करते हैं। इसका मतलब जितना ज़्यादा बच्चों को अवसर मिलता है ना, अगर आपके घर में हिंदी, इंग्लिश, बहुत से लैंग्वेज बोली जा रही है ना, तो बच्चों को ट्यूशन देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको अवसर मिला, उन्होंने सीख लिया। तो वही चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उस भाषा का अवसर मिलना। कोई भी भाषा आप सिखा रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट। अब ये लिख रहा है कि उसमें आप अभ्यास करें, प्रयोग करें नहीं, त्रुटियों में सुधार करें या वयस्कों की नकल करें नहीं। अभी जैसे मैंने बताया कि आप स्टॉप बोलोगे तो बच्चा स्टॉप बोलता है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा आपकी हर चीज़ कॉपी करेगा। आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना है कि अगर आप उसको कोई भी लैंग्वेज सिखाना चाहते हो, तो आप वैसी चीज़ें क्रिएट कीजिए। ज़्यादा बच्चे मिलेंगे जुलेंगे दूसरे बच्चों से जिनका लैंग्वेज कल्चर अलग होता है, तो वहाँ से भी बच्चे सीखते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट। अगला क्वेश्चन देखिए।
लिखा है कि लिखना सीखने में कीरम काटे स्क्रिम्बलिंग एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि बच्चे प्रयास करते हैं। अच्छा, आपने स्क्रिम्बलिंग अगर नहीं देखा है तो मैं ये, अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल पे स्क्रिम्बलिंग लिखना, आपको उसकी इमेज दिख जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम इमेज से ज़्यादा चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं। देखो कोई भी चीज़ हम लिख रहे हैं उसमें जो कीरम काटे होते हैं ना, स्क्रिम्बलिंग एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि बच्चे प्रयास करते हैं। क्या प्रयास करते हैं वो देखना है। देखो लिखा है पहला कि जिस दिन से उन्होंने पेन या पेंसिल पकड़ी उस दिन से शब्द या अक्षर लिखने का। अच्छा, आप खुद से बताओ कि क्या आप पहले दिन पेन या पेंसिल पकड़े तो आप लिखने लगे थे? बिल्कुल भी नहीं। हम ढंग से गोला भी नहीं, ऐसे गोला बनता है, ऐसे बन जाता है, मतलब कोई गोला तक नहीं बन पाता है। तो ये बात तो गलत हो गई। अपने लिए चिन्हों से अर्थ निकालने का या फिर पढ़ने लिखने एवं संख्या ज्ञान में कुछ समय बिताने का, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि अगर कोई भी चीज़ पढ़ रहा है, लिख रहा है, संख्या ज्ञान में कुछ समय बिताने का, अगर बच्चे प्रयास करते हैं तो उसमें ये चीज़ नहीं आती है। वयस्कों की नकल करना भी नहीं आता है क्योंकि हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं, उनको गोला बनाना सिखाते हैं, उनको पहले स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, हम ऐसे चित्र वगैरह बनाते हैं, कोई भी साइन बनाते हैं, हम तुरंत उनको क ख ग घ ABCD लिखना नहीं सिखाते हैं। तो ये जो स्क्रिम्बलिंग होती है ना, जो कीरम काटे, इसका एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि बच्चे प्रयास करते हैं अपने लिए चिन्हों से अर्थ निकालने का। बच्चा पता है कोई भी चिन्ह ऐसे कुछ भी बना देगा ना, उससे वो अपना मीनिंग निकालेगा। आपने भी देखा होगा कि आप बच्चों को कुछ भी ऐसे, हम पहले वो स्लेट वगैरह देते थे लिखने के लिए, तो वो बच्चे उस पर आपने अगर चाहे ऐसे ऐसे करके लिखा है, कोई भी आप सेप बनाओ, बच्चा अपने मन से ही कोई भी अपना चिन्ह उल्टा पुल्टा बनाएगा, उसी से अर्थ निकालेगा। तो ये होता है स्क्रिम्बलिंग। अब चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा, आप सभी के लिए एक छोटी सी जो मेहनत है उसके लिए। ये देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलो देख लेते हैं। क्या लिखाई और लेखन एक समान है या फिर लेखन विचारों की अभिव्यक्ति है? लिखाई का तात्पर्य कागज पर शब्द लिखना है, लिखना एक उत्पाद है। अच्छा, ग्रहण कौशल आपको पता होना चाहिए कि आप जैसे कुछ यहाँ पर मैंने लिखा है तो आप इसको पढ़ोगे तो आप कुछ एब्जॉर्व कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। आपने कोई चीज़ लिख दिया तो आपने वो प्रोड्यूस कर दिया, उत्पाद कर दिया। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है ना कि निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। तो देखो लिखा है कि इन चारों सेंटेंस को पढ़ के आपको बेस्ट वाला आंसर देना है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो कि किसी की अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, कोई अच्छे से नहीं लिख पा रहा, वो उतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता है। वो जो कंटेंट है ना, उसके विचार, उसकी अभिव्यक्ति, वो मैटर करता है। लिखने पे बहुत ज़्यादा लोग, अब देखना आपकी हैंड राइटिंग कितनी भी सुंदर हो, अगर आपने अंदर कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया ना, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपकी हैंड राइटिंग भले से नॉर्मल हो, बट आपकी अभिव्यक्ति जो है ना उस टॉपिक से रिलेटेड, वो ज़्यादा मैटर करती है। तो इसमें से सही क्या होगा कि लेखन जो है ना वो विचारों की अभिव्यक्ति है। आप कोई चीज़ लिखते हो उसमें आपके थॉट्स जो है आप अच्छे से एम्फोसाइज कर देते हैं, जो भी चीज़ें प्रिसाइज में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, हाथ व आंख का, मतलब हमारा हाथ, ठीक है, और हमारा आंख का समन्वय किस कौशल के विकास को बढ़ावा देगा? क्या वो सुनने को देगा, बोलने को, हस्तलेखन को, पढ़ना का? अब ये तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। देखो पहली बात, आप हाथ से कोई भी चीज़ लिखते हो, अगर आप ब्लैक बोर्ड से, कोई कॉपी से, अगर आप कहीं से भी कोर्स आप परचेज करते हो, तो आप हाथ से लिखते भी रहते हो और देखते भी रहते हो, है ना। हम दोनों का मिलाकर यही तो करते हैं, हस्तलेखन। सुनने में आपके हाथ, कोई चीज़ सुन रहे हो उसमें आपके हाथ का, कोई चीज़ बोल रहे हो, पढ़ रहे हो, उसमें आपका हाथ का नहीं, वो तो आपके जो अपने लिप से आप जैसे बोलते हैं या फिर कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, ये सारी चीज़ें होती है ना, बट इन दोनों का हस्तलेखन होता है। ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछा है। ये हाँ, ये हो गया। अब ये देखो, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका भी एग्जाम है ना 9 या फैब में, वो जरूर देखें। अब ये देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि बुनियादी स्तर पर शिक्षार्थियों को विद्यालय में उनके घर की भाषा में पढ़ाना चाहिए, क्यों? आपने देखा होगा कि NEP भी बहुत ज़्यादा इस पे बल देता है कि जो भी बच्चों का रीजनल लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसमें हमको पढ़ाना चाहिए। क्यों पढ़ाना चाहिए? क्योंकि अगर आपने उनके लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं दी ना, चाहे आप कुछ भी पढ़ा लो, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप उनके घर की भाषा में पढ़ाओगे तो आपका जो भी टीचिंग लर्निंग होगा उसमें उनका जो सहभागिता होगा ना, वो उसमें आएंगे, उसमें खुद वो आना चाहेंगे, पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, तो उसको बढ़ावा देगा। क्यों? क्योंकि आप उनकी भाषा का यूज कर रहे हो। बच्चों को ज़्यादा जुड़ाव महसूस होता है अगर आप उनकी भाषा में पढ़ाएंगे तो यह उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाएगा। ऑफ कोर्स, मैंने यही बोला ना, घर की भाषा में पढ़ाने से बच्चे जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं। विद्यालय भाषा सीखना कम महत्व, ये गलत है। हमको हमेशा बच्चे की भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व देना है। और विद्यालय भाषा में नए ज्ञान को संप्रेषित करती है, बिल्कुल भी नहीं। या कक्षा में चुप्पी को बढ़ावा देता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप बच्चों की खुद की भाषा को इग्नोर कर दोगे ना, तो बच्चे बहुत चुप से रहने लगते हैं। इसीलिए उनकी भाषा को हमको इंपॉर्टेंस देनी है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट।
ये तो हो गया है, हाँ ये। अब इसको देखते हैं। इसमें लिखा है कि विद्यालय के शुरुआती दिनों में शिक्षार्थी के घर की भाषा का उपयोग करना। अगर आप शुरुआती दिनों में बच्चों के घर की भाषा का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? क्या ये बोझ बढ़ाएगा शिक्षकों पे? गलत है। सभी के लिए अधिक प्राकृतिक और तनाव भरा है, ये तनाव भरा, देखो ये गलत हो जाएगा। हमेशा अधिगम उद्देश्यों में सुधार को बढ़ावा देता है, या फिर घर से विद्यालय में सहज परागमन को समुन्नत करता है। अब देखो लैंग्वेज का फ़र्क है और क्वेश्चन आसान बहुत है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप कभी भी घर की भाषा का प्रयोग करते हैं तो बच्चे उसमें बहुत सहज महसूस करते हैं, ठीक है ना। हमेशा अधिगम उद्देश्यों को बढ़ावा नहीं देता है, आपको भी पता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ना, हर एक बच्चे की लैंग्वेज को एक साथ लेकर चलना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, बट आपको करना है। बस इससे एक चीज़ होती है कि घर से विद्यालय में कि आपको ना लगेगा नहीं कि आप अलग से आए हैं, बच्चे ना डरेंगे नहीं स्कूल में आने में। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जो रोने लगते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, कुछ बच्चे जो हैं बहुत एक्साइटेड रहते हैं स्कूल में जाने में। क्यों? क्योंकि उनको वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, बहुत सहज महसूस करते हैं और उनकी लैंग्वेज आप यूज करेंगे तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। बस ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट। अब ये देखते हैं, आकलन से क्वेश्चन तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले योगात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक बात याद रखो, एक होता है रचनात्मक, एक होता है योगात्मक। रचनात्मक का मतलब होता है कि इसमें कोई फिक्स नहीं है, आप कभी भी बच्चे का असेसमेंट ले सकते हो। आपने कोई क्विज कर दिया, आपने ऑब्जर्वेशन मेथड से, कुछ भी, मतलब हर दिन हो सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। योगात्मक जो आकलन होता है ना, वो आप बच्चे का ओवरऑल देखते हो, मतलब हाफ ईयरली हो गया या फिर जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, ईयरली होता है, उसको बोलते हैं योगात्मक, कि आपने पूरा एक ही बार करके लास्ट में आपने देखा कि बच्चा जो है आप उसको दे देते हो ना कि ग्रेड ए है, बी है, जो भी ग्रेड देना चाहें। बट रचनात्मक आकलन ज़्यादा बेस्ट होता है क्योंकि इसमें हर दिन बच्चे की आप लर्निंग इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो देखिए। पहला है कि उपलब्धि में सुधार करना, बिल्कुल भी नहीं, इससे उपलब्धि में सुधार कैसे हो सकती है, ये तो 6-6 महीने पे पेपर होते हैं। दूसरा चीज़, ये एक इकाई के अध्ययन की शुरुआत में विद्यार्थी की समझ पर तथ्य या आंकड़े एकत्रित करना, ये तो रचनात्मक में होता है क्योंकि रचनात्मक में आप हर दिन करते हैं, कभी भी कर लेते हैं। गलत हो गया। शिक्षण एवं विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार हेतु विद्यार्थी की समझ के वर्तमान स्तर का नहीं, वर्तमान स्तर का मूल्यांकन रचनात्मक में होता है। उपलब्धि का मापन करना एवं गुणवत्ता जो है स्थापित करना, अभी मैंने बताया ना 6 ईयरली या हाफ ईयरली में आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी उपलब्धि है, आपको कौन सा ग्रेड मिला है और आप कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर लेकर आए हैं। सो समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर 4। अब ये देखते हैं, इसमें देखते हैं, देखिए लिखा है कि विविध परिस्थितियों में भाषा का उपयुक्त एवं प्रभावी उपयोग करने के लिए हमें आवश्यकता है। अलग अलग परिस्थिति में ना आप भाषा का कैसे यूज कर रहे हैं उपयुक्त और बहुत इफेक्टिव यूज करने के लिए आपको क्या चीज़ें जो है जरूरी होनी चाहिए, वो ये पूछ रहा है। सबसे पहले क्या व्याकरण के नियमों को जानना, बिल्कुल भी नहीं। आपको अच्छी भाषा के लिए अच्छे तरीके से यूज करने के लिए ग्रामेटिकल नॉलेज ज़रूरी नहीं है। दूसरा क्या लिखा है कि प्रत्येक व्याकरणिक पद की परिभाषा है, ये तो वही बात हो गई व्याकरण वाली, ये भी गलत हो जाएगा। व्याकरण के प्रति व्यवस्थित ध्यान, देखो व्याकरण वर्ड जो है ना अपने आप में नेगेटिव है। टैग वर्ड देख रहे हो आप कितना भर भर के यूज हो रहा है। मैंने हमेशा बताया कि संदर्भ के अनुसार अगर आप व्याकरण यूज करोगे तो वो सही होगा, क्योंकि ये जो संदर्भ है ना ये अपने आप में पॉजिटिव है, कॉन्टेक्स्ट में है। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ा रहे हो, वहाँ पे वह आ जा रहा है, नाम आ जा रहा है, तो आप बच्चों को बता सकते हैं ना कि वह हमारा सर्वनाम है। ताजमहल का नाम आएगा तो आप बताओगे कि ये कोई भी नाम होती है वो नाउन होता है, संज्ञा होता है। तो इस संदर्भ में आप अगर आप व्याकरण बताओगे ना तो गलत नहीं होता है। टैग वर्ड का यूज करना, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब ये देखिए इसमें क्या लिखा है वो देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन भाषा की कक्षा के लिए सही नहीं है? अगर आपने टैग वर्ड्स हिंदी का नहीं देखा है मेरा तो वो जरूर देख लेना, टेलीग्राम पे भी मैंने भेजा हुआ है, उससे ये आराम से हो जाएगा। अब भाषा की कक्षा के लिए सही नहीं है, गलत वाला बताना है। तो पहला लिखा है कि कक्षा में उठ रहे शोर का तात्पर्य है कि शिक्षार्थी अधिगम में शामिल हैं। तो ऑफकोर्स मैंने बताया है कि पिन ड्रॉप साइलेंस वाला क्लास जो है कभी भी अच्छा नहीं होता है। जहाँ पर शोर हो इसका मतलब वहाँ पे लर्निंग हो रही है, सही है। दूसरा लिखा है कि ये सही है, एक अनुशासित कक्षा वह है जहाँ शिक्षार्थी शांत बैठे हैं और शिक्षक अच्छा पढ़ा रहे हैं। कहीं पर भी अगर कोई बच्चा शांत बैठा है इसका मतलब आपने बच्चों को डांटा है या फिर आप अथॉरिटी हैं, आप फैसिलिटेटर नहीं हैं, और ये गलत हो जाएगा। बच्चे जब तक क्वेश्चन ना पूछें, शोर शराबा ना करें, तो वो फिर क्लास ही कैसा है। और यही होगा हमारा सही, क्योंकि हमसे यही पूछा था, सही नहीं है। भाषा की कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा संप्रेषण होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। दूसरा लिखा है चिंतन करना, समूह बनाना, साझा करना, यह सब समूची कक्षा को, ये तो ऑफकोर्स सही लिखा है कि आप थॉट कर रहे हैं, आप ग्रुप बना रहे हो, शेयर कर रहे हो,
एक शिक्षक शिक्षार्थियों में से एक कहानी पर भूमिका निर्वाह करवाता है। हाँ, ये तो होता ना, आपने देखा होगा कि हम पहले कहानी जो है पढ़ा देते हैं, फिर बच्चों से कई बार बोलते हैं इसकी एंडिंग आप बताइए, अपने भाषा में बताइए, तो ये तो पॉजिटिव है। हमसे क्या पूछा है, नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2। देखो, डरना नहीं है, टैग वर्ड कर लोगे ना, सारे सही आंसर आपके सामने रहते हैं, बस आपको एक सही वाला टिक करना होता है, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें क्या लिखा है, व्याकरण के अभ्यास। क्या होते हैं व्याकरण के अभ्यास? अभी हमने पढ़ा ना, संदर्भ के अनुसार होना चाहिए। अगर केवल व्याकरण वर्ड है वो गलत है, संदर्भ के अनुसार होना चाहिए। जीवन उन्मुख, पूर्णता रूप केंद्रित, रटने पर केंद्रित, ये नहीं होना चाहिए, संदर्भ के अनुसार होना चाहिए। अब ये देखते हैं, नॉम चॉम्स्की से तो क्वेश्चन आएगा ही। नॉम चॉम्स्की द्वारा क्या सुझाया गया है वो देखना है। एक बच्चा जन्म लेता है तब उसमें भाषा की बुनियादी योग्यता नहीं होती। गलत है, इन्होंने तो बोला है कि जन्मजात होता है। बच्चे जिस संस्कृति में जन्म लेते हैं उसके अनुसार वे विभिन्न तरीकों से एवं विभिन्न गति से भाषा सीखते हैं, मतलब तरीका अलग होगा और उनकी गति भी अलग होगी। क्या ये इन्होंने बताया है? या फिर भाषा अर्जित करने की नैसर्गिक मानवीय योग्यता होती है। ऑप्शन नंबर 3, ये इन्होंने बोला है, नैसर्गिक। आपको उसके लिए कोई ट्यूशन, कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं है। हर एक बच्चा, चाहे वो किसी भी संस्कृति का हो, कोई भी भाषा हो उसकी, वो जन्मजात अर्जित करता है। यही इसका मतलब है नैसर्गिक मानवीय योग्यता। बच्चे सकारात्मक पुनर्बनन की बात ये नहीं करते हैं, ये तो स्किनर इसकी बात करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब ये देखिए, आगमनात्मक विधि, नाम से स्पष्ट है एकदम, उदाहरण के द्वारा आप समझा रहे हैं। इसमें क्या भारी सामग्री होती है? देखो, उदाहरण अपने आप में एक विशिष्ट होता है ना, जैसे आपको एग्जाम्पल दे रहे हो तो अपने आप में क्या है, विशिष्ट है, तो ये विशिष्ट से सामान्य होता है। और कोई भी आप उदाहरण दे रहे हो बच्चों को, तो वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी सुना ही ना हो, आप कोई परिचित ही उदाहरण देते हैं, ठीक है। आप अमूर्त, जो बच्चों को पता होता है चीज़ें, अब ये नहीं कि आप बच्चों को कुछ पता ही नहीं, प्लेनेट के बारे में आप उसका एग्जाम्पल दे रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। जो उनके आसपास की चीज़ें होती हैं आप उसी का एग्जाम्पल देते हैं। तो भारी सामग्री से हल्की सामग्री, जटिल से विभिन्न, परिचित से अपरिचित, या अमूर्त से मूर्त, सब कुछ गलत है। इसमें का एक चीज़ सही है और वो है, अभी मैंने आपको बताया, परिचित से अपरिचित। उदाहरण छोटे बच्चों को आप जो परिचित होगा वही तो समझाओगे, अदरवाइज वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो कॉन्टेक्स्ट के बाहर हमें नहीं जाना है। एंड हमारा आ गया 150 लास्ट है। और जाते जाते आज जितने लोग भी देख रहे हैं ना, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 4000 बच्चे वीडियो तो देख लेते हैं, लाइक केवल 500 ही रहता है। लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों? अब ये देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी उंगलियों से, हमारी जो उंगली होती है ना, मान लो ये रेत है, तो आपने भी कई बार किया होगा, ऐसे हम रेत में नाम वगैरह लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो टीचर ने ये एक्टिविटी कराया, क्या किया ना कि अपनी उंगलियों से, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी उंगलियों से रेत से, ये भरी ट्रे है, इसमें पूरा रेत है, भरी ट्रे में वर्णमाला के अक्षर लिखने के लिए कहती है। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? ये चीज़ है। क्या कक्षा में क्रीडमय परिवेश को बढ़ावा देना है? उनमें साफ एवं गंदे हाथों में, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि गंदा हाथ या फिर साफ हाथ के अंतर को समझाना है। उनके सूक्ष्म गत्यात्मक, अगर आप उंगली से कोई चीज़ लिखते हो ना तो उसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों को मजबूत करना। घर के लगाव से नहीं कि आप बच्चों को खिला रहे हो मिट्टी में, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप कोई भी चीज़ लिखते हो ना तो आपको अपने फिंगर्स का यूज करना होता है, और जहाँ पर भी उंगली की बात आएगी वो सूक्ष्म गत्यात्मक या फिर फाइन मोटर स्किल्स को ही मजबूत करना होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। तो ये थी आज की क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, एंड आई एम 100% श्योर कि आपको ऐसे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। आने वाले एग्जाम में आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और भी ऐसे क्लासेस आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।